नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंदर हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की बात करेंगे। हम एनसीईआरटी की कक्षा 12 के समाज शास्त्र की किताब के शुरुआती ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ पन्ने पलटने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि आखिर कैसे शिक्षाविद छात्रों के सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के एक बेहद प्रभावशाली विचार से। इसका सीधा सा लक्ष्य था क्लासरूम और असली दुनिया के बीच की उस दीवार को गिराना। मतलब दशकों से चली आ रही जो रटने की आदत है ना, उससे आज़ादी। एकदम साफ उद्देश्य है कि स्कूल में जो भी पढ़ाया जाए उसका सीधा कनेक्शन रोजमर्रा की जिंदगी से होना चाहिए। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से इन 5 बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला, रटने की आदत से आज़ादी। दूसरा, पाठ्य सामग्री का नया स्वरूप। तीसरा, भारतीय समाज एक परिचय। चौथा, समाजशास्त्र की चुनौतियां। और पांचवा, एक नई शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले खंड की तरफ, रटने की आदत से आज़ादी। अब जरा इस बड़े बदलाव को समझिए। पुरानी व्यवस्था में क्या होता था? बस रट के याद करो। छात्रों को एक मेमोरी बैंक समझ लिया गया था, जहां परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ एक किताब पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन नए ढांचे में पूरी कहानी बदल गई है। यहाँ बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। मतलब अगर उन्हें सही माहौल और आज़ादी मिले तो वो खुद नई चीजें सीख सकते हैं। फोकस अब पूरी तरह से जॉयफुल लर्निंग या आनंदमयी शिक्षा पर है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, पाठ्य सामग्री का नया स्वरूप। हम सभी जानते हैं कि कोविड के बाद दुनिया एकदम से बदल गई थी, और इसी के चलते राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सिलेबस को लेकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाया गया, रैशनलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब था सिलेबस के भारी बोझ को कम करना। कैसे? उन चीज़ों को हटाकर जो बार बार रिपीट हो रही थीं, जो बहुत ज़्यादा कठिन थीं, या फिर जिनके बारे में जानकारी बाहर आसानी से उपलब्ध थी। मकसद एकदम साफ था, सिर्फ वही पढ़ाना जो आज के समय में सच में प्रासंगिक हो। और इसी आधुनिक बदलाव का एक शानदार उदाहरण है ये क्यूआर कोड। ये कोई साधारण डिज़ाइन नहीं है, ये असल में हमारी प्रिंटेड किताबों को सीधे डिजिटल दुनिया से जोड़ने का एक पुल है। बस इसे स्कैन कीजिए और तुरंत ढेरों एक्स्ट्रा डिजिटल रिसोर्सेज आपके सामने होंगे। है ना एकदम स्मार्ट तरीका सीखने को क्लासरूम के बाहर ले जाने का। आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, भारतीय समाज एक परिचय। आप जरा इस सिलेबस के अंदर झांक कर देखते हैं कि कक्षा 12 में भारतीय समाज के किन पहलुओं को कवर किया जा रहा है। अगर आप इस लिस्ट पर गौर करें तो ये शुरुआत करती है एकदम बेसिक डेमोग्राफी से, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है सामाजिक संस्थाओं, असमानता और विविधता में एकता की जटिल चुनौतियों तक। सब कुछ एक बहुत ही तार्किक क्रम में बुना गया है। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है दूसरी इकाई में। आमतौर पर हम बाजार को सिर्फ एक ऐसी जगह मानते हैं जहां पैसे का लेन देन होता है ना? लेकिन ये सिलेबस बाजार को परिवार या जाति व्यवस्था की तरह ही एक सामाजिक संस्था के रूप में पेश करता है। उदाहरण के लिए इसमें साप्ताहिक आदिवासी बाजारों का जिक्र है, जो दिखाता है कि कैसे हमारी आर्थिक गतिविधियां हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्तों से गहराई से जुड़ी होती हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे खंड की, समाजशास्त्र की चुनौतियां। देखिए, समाजशास्त्र कोई ऐसा विषय तो है नहीं जिसे फॉर्मूले लगाकर सॉल्व कर लिया जाए। ये सीधे तौर पर लोगों की पहचान और भावनाओं से जुड़ा है। इसीलिए इसे पढ़ाने का तरीका गणित या विज्ञान से एकदम अलग होना चाहिए। शिक्षकों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जब वे जाति, असमानता या अल्पसंख्यक समुदायों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करें तो बहुत सावधानी बरतें। खुली चर्चा जरूर हो, लेकिन क्लास में मौजूद किसी की भी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। यहीं पर एक बहुत ही गहरा एजुकेशनल गोल सामने आता है। एक तरफ तो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अनुभवों को जगह दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो संपन्न या विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के छात्र हैं, उन्हें अपनी ही मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मतलब जैसे वे समाज का नॉर्मल नियम मान बैठे हैं, क्या वो वाकई में सबके लिए निष्पक्ष है? ये असल में शिक्षा के जरिए एक गहरी वैचारिक जागृति लाने की कोशिश है। अब बिना रटे चीज़ों को गहराई से समझने के लिए किताब में 2 बहुत ही अलग तरीके अपनाए गए हैं।
पहला है गतिविधियां या एक्टिविटीज, जो काफी लचीली होती हैं और असली दुनिया का अनुभव देती हैं। और दूसरा है अभ्यास यानी एक्सरसाइज, जो अनिवार्य हैं और जिनके जवाब सीधे किताब में ही मिलते हैं। शिक्षकों को भी पूरी छूट है कि वे अपनी क्लास के हिसाब से इन गतिविधियों में रचनात्मक बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी किताब में जगह जगह रंगीन सूचना बॉक्स दिए गए हैं। इनका मकसद क्या है? सिर्फ जिज्ञासा जगाना। मजे की बात यह है कि इन्हें परीक्षा के दबाव से बिल्कुल बाहर रखा गया है, यानी इनसे एग्जाम में कोई सीधा सवाल नहीं आएगा। ये इस बात का सबूत है कि सीखना सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं, बल्कि खुद कुछ नया जानने की खुशी के लिए होना चाहिए। और अब आते हैं हमारे आखिरी खंड पर, एक नई शुरुआत। इस पूरे ढांचे का एक बहुत बड़ा मतलब निकलता है। किताब बनाने वालों ने बड़ी विनम्रता से ये बात मानी है कि कोई भी सिलेबस अपने आप में 100% परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए इसे एक जीवंत दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। NCERT लगातार शिक्षकों और छात्रों से फीडबैक मांग रहा है ताकि समय के साथ इसे और भी बेहतर बनाया जा सके। ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है, बल्कि हम सबका मिलकर किया गया एक प्रयास है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या केवल किताबों के डिजाइन और सिलेबस को बदल देने से हम उन पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं जो सदियों से सिर्फ रटने और परीक्षा पास करने के इर्द गिर्द घूमती रही हैं? क्या ये नया ढांचा वाकई में हमारी सीखने की प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका असली जवाब तो आने वाला वक्त और हमारे क्लासरूम का अनुभव ही दे सकेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।